मैं फोर्थ क्लास से ही एक तरह से नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया था। हम आपका नॉवेल पब्लिश कर देंगे, लेकिन उसकी शर्तें होंगी। हम नए राइटर को नए नाम से नहीं दे सकते, हम ट्रेड नेम से छापे। अगर पुराने लेखकों की बात करें तो उनका जो साहित्य आपने पढ़ा उसकी भाषा किस तरीके से आपने देखी। मेरे नाम को जोड़ के और मेरे नाम को अदर नाम से जो पब्लिश हुई है, मैं समझता हूँ 250 किताबें मैं लिख चुका हूँ। आज भी पब्लिशरों की डिमांड ये है कि मैं अपने नाम से ना लिख के दूसरे के नाम से भी किताबें लिखूं। जब चालबाजियां चलते हुए चीन के देवता ड्रैगन ने अश्वत्थामा की अमरमणि प्राप्त कर ली, आज का जो राइटर है और प्रोफेशनल जो राइटर है वो पब्लिशर के अकॉर्डिंग किताब लिखते हैं। नमस्कार। कविशाला संवाद में आप सभी का नमस्कार। स्वागत है। जिस तरीके से हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत हम लोग हिंदी भाषा और दूसरी भाषाओं के आसपास जो संवाद होना चाहिए, जो हमेशा एक बातचीत होती रहती है कि भाषाएं खतरे में हैं, या साहित्य को लेकर जो भाषाओं का योगदान है, किस भाषा में कितना साहित्य बन रहा है, और दो भाषाओं को मिलाया जाना या किसी भाषा का सरलीकरण क्या उसके पतन का कारण हो सकता है। इस तरीके की सारी परिचर्चाओं के लिए आज हमारे साथ एक एक और संवाद में भी आज जो संवाद का आखिरी दिन है उसमें बातचीत के लिए MI राजस्वी सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। जी, आपका भी धन्यवाद और नमस्कार कविशाला के सभी दर्शकों को और कविशाला की टीम को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जी। सर, शुरुआत हम वहीं से करते हैं कि चूंकि जो ये संवाद है वो भाषाओं के आसपास का है, और आपका जो साहित्य है, मैं अभी पढ़ रहा था, आपने महादेवी वर्मा से लेके सुभद्रा कुमारी चौहान, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरीके के जो साहित्य के जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने बहुत गूढ़ साहित्य को लिखा हुआ है जो लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, वो भी हिंदी में। तो अगर केवल जो हमारे सूत्रधार हुए, इसीलिए संवाद का नाम भी हमने भाषा और सूत्रधार रखा है, जिन सूत्रधारों को आप दोबारा से लोगों के सामने लेके आए हैं। भाषा और सूत्रधार, अगर पुराने लेखकों की बात करें तो उनका जो साहित्य आपने पढ़ा उसकी भाषा किस तरीके से आपने देखी। हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई और भाषा हो, उनका साहित्य किस तरीके से था जो आज की भाषा से अगर हम उसको जोड़ें तो। देखिए, अगर भाषा की हम बात करें तो जो स्टार्टिंग हमारी खड़ी बोली से होती है, भारतीय दर्शन से लेके आदिकाल बना जाता है उसे, और आगे चल के उत्तरोत्तर भाषा में निरंतर प्रोग्रेस होती रही है, प्रगति होती रही है। हम्म। लेकिन भाषा के जो बार बार ऐसे स्तंभ आते रहे हैं, उन्होंने भाषा को सरलीकरण की तरफ भी बहुत ज्यादा सुझाव दिए हैं और उन्हें हम्म। किया है, जैसे कि आम लोगों के साथ में हमारा बोलचाल का संपर्क हो, शासन प्रशासन की भाषा में हमारा जो योगदान बने। अंग्रेजी भाषा हमारी सबसे पहले राजनयिक भाषा रही है और शासन प्रशासन में रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भाषा के सरलीकरण पे भी अगर बात की जाए तो ये उचित ही है, क्योंकि ये एक जनसाधारण में साहित्य को अगर प्रचारित प्रसारित करते हैं तो वहीं से साहित्य को एक दिशा मिलती है सही। हम्म। हम्म। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले, चूंकि आपका साहित्य तो लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, आपकी बहुत सारी किताबें जो लोगों तक पहुंची हैं, दर्शक अगर ये जानना चाहें कि आपका साहित्य में रुचि कैसे आया, और जो आपका साहित्य है उसके बारे में अगर अगर दर्शक जानना चाहें कि साहित्यकार बनने से पहले आप क्या थे, किस तरीके से साहित्य में रुचि आई, और आजकल आप क्या कर रहे हैं साहित्य के अलावा। देखिए, मेरा जो सर्वप्रथम साहित्य की तरफ रुझान बना है वो मैं फोर्थ क्लास में था। एक हम्म। छोटा सा उपन्यास पढ़ा मैंने, और स्टोरी की तरफ, कहानी की तरफ मेरा रुझान बना। हाँ। अच्छा, वहीं से मैंने कहानी पढ़ना और कहानी में इंटरेस्ट लेना। हालांकि पारिवारिक परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं हाँ। कि पढ़ाई की तरफ रुझान बना देती हैं, अध्ययन की तरफ, अध्ययन अध्यापन की तरफ। तो मैं फोर्थ क्लास से ही एक तरह से नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया था। हाँ। और जैसे धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ा और साहित्यिक जैसे प्रेमचंद है, शरतचंद है, इन्हें हिंदी में, शरतचंद बंकिम बंकिम चंद्र वगैरह बांग्ला में है लेकिन हिंदी में मुझे अवेलेबल हुआ, तो मैं हम्म। हिंदी में भी उसे पढ़ा। हम्म। तो वो पढ़ने से साहित्य की तरफ मेरा रुझान हुआ बहुत ज़्यादा। और इंटरमीडिएट आते आते हमारे स्कूल कॉलेज में जो मैगजीन निकलती थी,
हमारे किसान कॉलेज खरड़ होता था, तो वहाँ पे मैगजीन निकलती थी, उसमें मैंने एक एडिटर के तौर पे काम किया। तो ये सारी चीजें मुझे इसकी तरफ उन्मुख करती चली गई, हम्म। साहित्य लिखने की तरफ। हम्म। वैसे जब मैं बचपन में रॉज कॉमिक्स वगैरह पढ़ता था, सोचता था कि मैं भी कुछ इस तरह का लिखूं, और मैंने लिखा भी, लेकिन हम्म। वो अप्रोच वहां तक नहीं थी कि मैं राज कॉमिक्स में कॉमिक्स का कोई योगदान दे सकूं कुछ। फिर आगे चल के कुछ टाइम बढ़ा, तो सरिता मुक्ता ग्रेसोभा, ये मैगजीन जो दिल्ली प्रेस की निकलती थी, उनमें सोचा करता था कि मैं उसमें कुछ काम करूं, कुछ योगदान दूं उनके लिए। हाँ। हाँ। तो भाग्य ने कुछ ऐसा साथ दिया मेरा कि 1994 में मैं राज कॉमिक्स के संपर्क में आया, राजा पॉकेट बुक्स के संपर्क में आया। अच्छा, ओके। हाँ। उनके जो ओनर थे राजकुमार गुप्ता जी, हाँ। स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता जी, तो सबसे पहले मैं एक नॉवेल लेके उनके पास गया, हाँ। प्रतिशोध की ज्वाला। ओके। तो हाँ, उन्होंने बताया मुझे कि हम आपका नॉवेल पब्लिश कर देंगे, हम्म। लेकिन उसकी शर्तें होंगी। हम हम्म। नए राइटर को नए नाम से नहीं दे सकते, और हम ट्रेड नेम से छापेंगे। अच्छा। हम्म। ट्रेड नेम मतलब मार्केट का नेम, नाम अपना रखेंगे, मार्केटिंग अपनी करेंगे, और मुझे एक छोटा सा जो पारिश्रमिक है वो मुझे मिल जाएगा। हम्म। अच्छा, वो चीजें मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं लगी। हम्म। मैंने कहा कि ऐसे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा, मैं ऐसे नहीं छपवाना चाहता। तो मैं लेके वापस लौट आया। तो आगे चल के फिर मेरा रुझान ये समझा कि मैंने नावल लिखने शुरू कर दिए, और लिख लिख के एक तरह हाँ। के अपने पास स्टॉक करना शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन मैंने छपवाया नहीं किसी दूसरे के नाम से। ओके। हम्म। तो आगे चल के मैंने सोचा कि अगर ऐसे तो छापने के नहीं, और मैं पर्सनली अपने नाम से और अपने आप पब्लिश करूँ इन्हें, पब्लिशर हाँ। बन के। तो उसके लिए एक वो जरिया नहीं था, वो टीम नहीं थी। जैसे एडिटर है या दूसरी चीजें हैं, मार्केटिंग का है, तो हम्म। वो चीजें भी वहाँ स्टॉप हो गई। अब इसके बाद में बात आती है कि मैं संपादन के कार्य में काम करूँ। हम्म। अच्छा, जब एक तरह से समझिए कि मैं फोर्थ क्लास से और ग्रेजुएशन होने तक एक हम्म। लंबा टाइम, 10-12 साल का टाइम जो मैंने रीडिंग में, स्टडी में वही थी हम्म। क्या, तो हम्म। भाषा मेरी परिपक्व हो गई। हाँ। अच्छा, मैंने फिर हाथ आजमाने शुरू किए, तो मेरा सबसे पहला जो चांस मिला मुझे, राज पॉकेट बुक्स में ही मिला, ओके। जहां हाँ। से मैंने पहला नावल छपवाने की कोशिश की थी। वहीं पे हाँ। मुझे पहला चांस एडिटर के रूप में मिला। ओके। तो उनकी किताबें मैंने एडिट करनी शुरू की। हम्म। और जो उनके राइटर थे, हालांकि राजकुमार गुप्ता जी को पता था कि मैं भी राइटर हूँ, हम्म। लेकिन उन्होंने मेरी किताबें छापने के लिए तब भी असहमति जाहिर करी। हम्म। तो हम्म। उसके बाद में जो उनके राइटर थे, उनमें जो कमियां होती थी, उनके जो प्लॉट इधर से उधर होते थे, तो मैंने समझाता था। राजकुमार गुप्ता जी बड़े खुश हुए। एक वहाँ पे टाइगर नाम का एक राइटर होता था, हाँ। नाम था उनका जगदीश वर्मा, ओके। लेकिन वे भी ट्रेड नेम से छपते थे, टाइगर हाँ। के नाम से। तो वो बड़े पॉपुलर थे और बहुत ज्यादा बिकते थे। हाँ। तो उन्हें समझाने के लिए मुझे भिवानी भेजा गया। तो मैंने उनके साथ में बातचीत की, उन्हें समझाया कि ऐसे। तो एक तरह से राज कॉमिक्स में, राजा पॉकेट बुक्स में हाँ। मेरा बहुत अच्छा स्टार्टिंग हुई। और मैं कह सकता हूँ कि इस फील्ड में, एडिटिंग के फील्ड में, राजकुमार गुप्ता जी, हालांकि मेरी किताबें, मेरा नावल नहीं छापा, लेकिन वे एक गुरु के तौर पे मेरे सामने, हम्म। मैं उन्हें मानता हूँ। हम्म। उन्होंने जो मुझे इस फील्ड में परिपक्व किया है एक तरह से। हाँ। हाँ। उसके बाद में फिर राज कॉमिक्स में काम करने के बाद में मेरा जो दूसरा लक्ष्य था, दिल्ली प्रेस में काम करना। तो हम्म। दिल्ली प्रेस हमारे टाइम की 2000 के आसपास में एक बड़ी फेमस संस्था है, हाँ। अभी भी है, लेकिन उस टाइम तो प्रेस नाथ जी होते थे। हम्म। और मैगजीन का ग्रुप जो है नहीं, वो लगभग 7-8 भाषाओं में छपता था, एक एक मैगजीन। हम्म। तो वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह हुए, बात हुई, और मैं गृह शोभा में चुन लिया गया गृह शोभा के लिए एडिटर के तौर हम्म। पे। एडिटर तो मैं रखते थे, बल्कि एक सब एडिटर उसके तौर पर मैं वहाँ पे काम किया गृह शोभा में। हम्म। इसी दौरान मेरी बहुत सारी किताबें धीरे धीरे आती रही। अच्छा, वो नावल का जमाना धीरे धीरे खत्म होता चला गया। हम्म। जो लुगदी नावल होते थे, जैसे वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र पाठक, राजहंस, गुलशन नंदा, ये जो नावलिस्ट थे, इनका इनकी किताबें
छपनी बंद होगी और जनरल बुक्स का जमाना आ गया। हम्म। जनरल बुक में जो किताबें जैसे प्रेमचंद की हैं, दोबारा लौट लौट के ये हाँ। इन जो लोकल पब्लिशर थे इन्होंने पब्लिश करनी शुरू कर दी। हम्म। तो वहां से मैंने मेरी जनरल बुकें स्टार्टिंग हुई और वहां से मैंने लिखना शुरू किया। स्टोरी में मेरा इंटरेस्ट पहले से ही रहा है। तो वो ऐसे ऐसे मेरा आगे बढ़ता चला गया। इसके बिल्कुल बाद मैंने जी जी जी। मैंने इसके बाद वाणी प्रकाशन में भी काम किया। हम्म। वाणी प्रकाशन के लिए मैंने स्वतंत्र संपादन का काम किया। हम्म। राजकमल के भी स्वतंत्र संपादन का काम किया मैंने। हम्म। और फिर कॉन्वेंट पब्लिशर, कॉन्वेंट पब्लिशर हैं, इन्होंने एजुकेशनल पुस्तकें निकाली हुई हैं, जैसे गाइड वगैरह हैं बच्चों की, 10th 12th और इस तरह की। तो हम्म। वहाँ पे किया। फिर इसके बाद में प्रभात प्रकाशन में मेरी बहुत सारी किताबें आई, लेकिन समस्या ये रही कि नेम फेम का जो मामला था हम्म। वो लगभग सभी पब्लिशरों के साथ में एक जैसा रहा। अच्छा। मतलब ये कटु सत्य है। हम्म। नाम और नहीं है और आपके फिर पास इसमें कहीं पे भी? जी हाँ। हाँ, नाम के साथ में इन्होंने वैसे बताया। प्रभात प्रकाशन में मेरी किताबें निकली हुई हैं, आपने देखी भी होगी। हाँ। प्रभात प्रकाशन से मेरी कई कई किताबें हैं और उनमें से एक किताब थी महाराणा संगा। हाँ। महाराणा संगा के नाम से उन पे मुझे पांडे बेचन शर्मा उग्र 1917 का अवार्ड मिला, हम्म। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से। तो अच्छा, नाम बेनाम आपने मतलब कुछ तो नाम के साथ आ गई, बट हाँ बेनामी जी अगर आप आज के दिन पूरी किताबें का एक आंकड़ा निकालें तो कितनी किताबें लिख दी होंगी आपने इस तरीके से फिर? सर, अगर मैं मेरे नाम को जोड़ के और मेरे नाम को अदर नाम से जो पब्लिश हुई है, वो हाँ। मैं समझता हूँ 250 किताबें मैं लिख चुका हूँ। हाँ। 250 से ऊपर किताबें हैं, लेकिन मेरे नाम से लगभग 100 किताबें हैं, अभी अवेलेबल है मार्केट में। हम्म। तो इसमें बड़ी त्रासदी यही है कि पब्लिशर अपने मार्केटिंग लेवल से मानो या हाँ। फिर क्या समझते हैं उस लेवल से। हालांकि आप ये समझ देख सकते हैं कि रावण मेरे नाम से है और हाँ। अच्छी बिकती है हाँ। किताब, रामायण है। और ये दूसरी किताब विश्वगुरु विवेकानंद है। हाँ। अश्वत्थामा की मैंने दो किताबें लिखी हैं। ये हाँ। दो किताबें अश्वत्थामा का अभिशाप और अश्वत्थामा की अमरमणि। हाँ। तो ये सारी किताबें मेरे नाम से हैं और अच्छी मार्केट दे रही हैं। हाँ। बावजूद इसके आज भी पब्लिशरों की डिमांड ये है कि हम्म। मैं अपने नाम से ना लिख के दूसरे के नाम से भी किताबें लिखूं। हाँ। कुछ पब्लिशर अभी ऐसे हैं। हालांकि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ प्रकाश बुक्स के साथ में, और उनका बिहेव मेरे साथ में बहुत अच्छा रहा है। हम्म। उनका काम, मेरा काम उनके लिए, उनका जो प्रोजेक्ट है उन पे मैंने अच्छी तरह से रिसर्च कर करके किताबें लिखी हैं और हम्म। वे छप रहे हैं अच्छी तरह से। हम्म। तो ये तो रही किताबों की बात। हम्म। अ, लेकिन त्रासदी अभी भी जारी है। हम्म। और मुझे लगता है कि जब तक पूरी तरह इसमें जागरूकता नहीं आएगी, लेखक संघ कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे कि लेखक का भी कोई अधिकार होते हैं, हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि इस त्रासदी से निकला जा सकता है। बिल्कुल बड़ी समस्या है और इस पे बात कर मैं आपसे आगे जरूर बात करूंगा। अभी आपकी जो मुझे लगता है सबसे मतलब जो अभी हाल फिलहाल में किताब आई है अश्वत्थामा की अमर मणि, जी बिल्कुल। सबसे नजदीक मुझे लगा सबसे लेटेस्ट किताब यही है आपकी जो बुक है। हाँ, ये अस्थामा की हरमनी है। हाँ। और ये वैसे इसका ये दूसरी बुक है इस सीरीज हाँ। की। हालांकि हाँ। ये दो भागों में नहीं है, उसका जो पूरा का पूरा स्टोरी मैटर है वो अलग है, टेक्स्ट मैटर, और इसका टेक्स्ट अलग है। हम्म। मतलब दोनों में कोई समानता नहीं है। लेकिन इसमें जो हमने 7 करेक्टर लिए हैं जो अमर करेक्टर हैं, हम्म। उन 7 करेक्टर को लेके पृथ्वी को बचाने, पृथ्वीलोक को बचाने की जो मुहिम हमने शुरू की है, वो अश्वत्थामा के जरिए है। अश्वत्थामा क्योंकि एक अमर कैरेक्टर है हाँ। महाभारत का। हाँ। हाँ। और हाँ, वो एक तरह से लास्ट का भी है। अश्वत्थामा के साथ में अमर है रुद्र अवतार हनुमान, हम्म। महामुनि वेदव्यास, भगवान परशुराम, हम्म। और राम भक्त विभीषण, हम्म। कुलगुरु कृपाचार्य जो कौरवों के कुलगुरु, पांडव कुलगुरु, हम्म। और दैत्यराज बलि। हम्म। तो इनमें जो लेटेस्ट है और अभी भी पृथ्वीलोक पे विचरण कर रहे हैं ऐसा माना जाता है, वे हम्म। अश्वत्थामा ही है। तो अश्वत्थामा के जरिए से ये जो 7 लोगों की
एक तरह की टीम है। ये जो जहाँ भी कहीं किस तरह की अवांछित घटनाएं होती है हम्म। और पृथ्वीलोक को नुकसान करने के लिए, मानवता को हानि पहुंचाने के लिए उनका ये विरोध करते हैं, उन्हें हटाते हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, ये कि इस किताब में जो अश्वत्थामा की अमरमणि है, इसमें दिया गया है कोरोना के बारे में मोस्टली, और ये कोरोना अच्छा। पीरियड की किताब है। हम्म। कोरोना पीरियड में ये आई थी। हम्म। ये इसमें मैंने बैक कवर पे लिखा भी है। जब चालबाजियां चलते हुए चीन के देवता ड्रैगन ने अश्वत्थामा की अमरमणि प्राप्त कर ली। हम्म। मतलब ये अमरमणि जब महाभारत के पांचों पांडव स्वर्ग लोक चले गए और ये मणि एक तरह से लोप हो गई, परीक्षित के जरिए से परीक्षित को दे सौंप के गए थे। और वहां से जो तक्षक नाग था, हम्म। तक्षक नाग ने डसा था परीक्षित को। तो ये महाभारत की स्टोरी है। वहां हम्म। से इसे अडॉप्ट करके एक तरह से वहां से लेके और इस कहानी को बढ़ा गया कि अमरमणि कहाँ गई, वो जो अश्वत्थामा की अमरमणि थी। तो हम्म। उसमें अमरमणि ये क्या चीज है, सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है। अमरमणि में ये है कि अमरमणि की वह रोमांचक गाथा है जिसने हरिद्रोही हिरण्यकश्यपु को मानवता का दुर्दांत हत्यारा और हम्म। उनके पुत्र भक्त प्रहलाद को हरिप्रिय बनाया। हम्म। राक्षस राज रावण को रामद्रोही और विभीषण को राम भक्त बनाया। लेकिन महाबली अश्वत्थामा को आचार्य द्रोण का श्रेष्ठ पुत्र होने के बावजूद भी नायक से खलनायक बना दिया। ये कैसे हम्म। हुआ? ये अमरमणि अमर ही है। हम्म। तो ये स्टोरी में बताया गया कि कैसे कैसे इस अमरमणि ये चाइना के पास पहुंच गई और चीन ने उस अमरमणि से क्या क्या प्रोग्रेस की अपनी, और भारत से ज्यादा कितनी तेजी से प्रगति की, अपना एक अलग से कृत्रिम सूर्य बना दिया। वो उसमें न्यूज में भी आता रहा है। हम्म। ये उसका अपना एक अलग सूर्य है, एक अलग चंद्रमा है जो प्रकाश देने की बात करता है। हम्म। और जो प्रोग्रेस की है, तो ये है चालबाजियां चलते हुए जब चीन के देवता ड्रैगन ने अश्वत्थामा की अमरमणि को प्राप्त कर लिया, तो वो केवल भारत के सामने ही विपत्ति का पहाड़ नहीं आ खड़ा हुआ, बल्कि संपूर्ण विश्व की को एक विकराल वैश्विक आपदा का सामना करना पड़ा। हम्म। चीन के देवता ड्रैगन को चालाकी से प्राप्त हुई मणि क्या पुनः अश्वत्थामा को प्राप्त हो सकी? ये उसके लिए एक पाठकों के सामने एक रखा है। ये हाँ। इस किताब से पता लगेगा कि कैसे कैसे अमरमणि ने क्या किया। हाँ। 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 तो ये तो अमरमणि की बात है। हाँ। और चाइना ने ऐसा क्या काम किया कि विश्व प्रलय के कगार पर आ पहुंचा और अंततः ब्रह्मांड के अमर सप्तरक्षकों, जब भी जो मैंने अभी नाम बताए, जो अमर सप्तरक्षक हैं, हाँ। उन्होंने विश्व को कैसे इस प्रलय से मुक्ति दिलाई, हम्म। वो इस पुस्तक में दिया गया जी। हाँ। किताब तो मतलब कहानी जिस तरीके से आपने आज के दिन से जोड़ने की कोशिश करी है, कोरोना काल से, कोरोना काल में किताब को लिखा है। किताब जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनको पढ़ना चाहिए और इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। दो जो मेरे अंदर जिज्ञासाएं हैं, पहली जिज्ञासा कि आपने जिन भी लोगों को जिन भी लोगों के ऊपर किताब लिखी, वो चाहे अश्वत्थामा हो, जैसे मैंने शुरुआत भी वहीं से की थी, प्रेमचंद हो, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जो हमेशा से सूत्रधार रहे, तो इसका क्या कारण है? आपका अंदर से क्या जिज्ञासा है, या वो क्या ऐसा एनर्जी है कि आप इन लोगों के ऊपर ही किताबें लिखते हैं? देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि आज का जो राइटर है और प्रोफेशनल जो राइटर है, हाँ। वो पब्लिशर के अकॉर्डिंग किताब लिखते हैं। हम्म। हम्म। पब्लिशर जो चाहते हैं, जब मैंने स्टार्टिंग की है किताब लिखने की, मनोज पब्लिकेशन से की थी मैंने। मनोज पब्लिकेशन ये राजकुमार गुप्ता जी के छोटे भाई होते हैं। हम्म। विनय कुमार गुप्ता। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज मार्केट में हमें जरूरत है, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे प्राइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो हम्म। ये मार्केट को ज्यादा सेल दे सकती है, उन्हें ज्यादा सेलेबल चीज मिल हो सकती है। हम्म। तो उनके कहने से मैंने प्रोफेशनल तरीके से हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर किताब लिखी, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। फिर इसके बाद में बात आई यूपीए की। यूपीए हम्म। जब जीत के आए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनी और चर्चा में आई सोनिया गांधी। तो हाँ। सोनिया गांधी के ऊपर पब्लिशर ने कहा कि हमें इस टाइटल पे किताब चाहिए, सोनिया गांधी के ऊपर किताब चाहिए। तो मैंने हम्म। सोनिया गांधी के ऊपर किताब लिखी। अच्छा, अदरवाइज जैसे अशफाकुल्ला खां है, हमारे हम्म। क्रांतिकारी, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस हैं, तो ये जो सेलेबल हैं,
टाइटल सुझाए पब्लिशर ने, ओके, हमें हम्म। इस पे बुक चाहिए, और हमारी लाइब्रेरी में लग जाती है, हमें ऐसे ऐसा मुनाफा होता है, ऐसे ऐसे काम होता है। तो हम्म। पब्लिशरों के स्टार्टिंग में जो किताबें लिखी गई, वो पब्लिशरों के अकॉर्डिंग किताब लिखी गई। हम्म। मतलब मेरा जो ये किताबें लिखने का इतना लंबा चौड़ा वो बना है, वो हुआ है पब्लिशरों के हाँ। डिमांड के ऊपर। हाँ। हम्म। तो इस तरह से आगे बढ़ते रहे हम। हम्म। जी। दूसरी जी। जी जी, दूसरी जिज्ञासा मेरी ये थी कि आपने 250 किताबें लिखी हैं, कुछ बेना आपके नाम से नहीं है, कुछ दूसरे नामों से प्रकाशित हुई हैं। आप 250 किताबों के लिखने के बाद भी आप ये शब्द यूज करते हैं कि अभी भी संघर्ष जारी है ना। जी आज बिल्कुल। का लेखक है जो जिस तरीके से, जो कि कविशाला में बहुत सारे नए लेखक पुराने लेखकों से जुड़े रहते हैं, उन लेखकों को हमने देखा है कि वो उन्होंने किसी को पढ़ा, एक किताब छापी, 2 महीने में, 2 दिन में उनको तुरंत सक्सेस चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए कि ये किताब लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए। आज के लेखकों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप तो आपने तो गूढ़ साहित्य लिखा है, 250 काम लिखने के बाद भी आप अपनी जीवन शैली या फिर जिस तरीके से अपने आप को देखते हैं कि वो अभी भी जद्दोजहद जारी है, जो लेखक बनने वाली है, ये लेखनी को चलाने वाली चीजें हैं। आज के लेखक हैं, आज के लेखकों को तुरंत सक्सेस चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए। ये पूरी जर्नी जो चेंज हुई है, क्या कारण लगते हैं आपको, और आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, संघर्ष तो जीवन के हर पहलू के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी। कोई भी प्रोफेशन हो, हम लाइफ के पहले क्षण से लेके और मृत्यु पर्यंत तक हम संघर्ष में जीते हैं। संघर्ष नहीं करेंगे तो समझिए कि हमारा जीवन उसी टाइम पे उसी स्टॉप पे खत्म हो गया है। तो मेरी सबसे जो बड़ी बात रही है इसमें, जी सर जी। और नए लेखकों के बारे में भी अगर मैं कहना चाहूंगा तो यही है, या तो वे प्रोफेशनल नहीं है, हम्म। वे केवल ये चाहते हैं कि मेरा नाम लेखक के रूप में जुड़ जाए, हाँ। हाँ। और लेखक के रूप में नाम आ गया और वे लेखक बन गए, बस लेखक बनना ही उनका उद्देश्य होता है। हम्म। और मेरे साथ में क्या है कि मैं प्रोफेशनल तरीके से काम किया, मैंने लेखन के साथ में संपादन का काम भी जोड़ा है। हम्म। हम्म। तो लेखन और संपादन एक तरह से एक जॉब भी माना जा सकता है मेरे लिए। और वहां से पब्लिशर की तरफ से कोई हिंट आता है तो उसमें लेखन भी है, संपादन भी है, दोनों चीजें हैं, प्रूफ रीडिंग भी है। हम्म। तो ये सब कुल मिला के मैं एक कंप्लीटली बुक तैयार करता हूँ। हम्म। हम्म। अच्छा, नए जो लेखक हैं वे मेरे विचार से शायद प्रोफेशनल नहीं है, हम्म। ये कारण है सबसे बड़ा। हम्म। इसीलिए उनको उनको तुरंत एक किताब छापनी है, तुरंत वो नाम बनाना है कि मैं मेरे आगे लिख जाए कि मैं ऑथर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ। उस किताब में कितनी जान है, कितनी जान नहीं, उस कहानी में कितनी जान है, कितनी जान नहीं, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, मैं दिल्ली के जो टॉप मोस्ट पब्लिशर हैं, मैं हाँ। तक लगभग सभी के साथ काम कर चुका हूँ। हम्म। उधर डायमंड बुक से लेके जो ओखला में होते हैं नरेंद्र कुमार वर्मा जी, और इधर प्रभात में पीयूष जी, प्रभात हम्म। जी, और राजकुमार गुप्ता जी, राजा पकड़ बुक से, हम्म। और मनोज पब्लिकेशन से विनय कुमार जी सावंत जी, और दूसरे मनोज पॉकेट बुक्स वाले हैं। तो इन सब के साथ में साधना पॉकेट बुक्स है, हम्म। और वाणी प्रकाशन है, इधर राजकमल है। तो इनमें या तो स्वतंत्र संपादन, स्वतंत्र लेखन के तौर पे, या फिर इनके साथ में पूरी तरह से जुड़ के मैंने हम्म। संपादन और लेखन दोनों काम किए। हम्म। तो मैंने ये बहुत गहराई से देखा है कि कुछ लेखक तो ऐसे आते हैं, मतलब क्योंकि मैं संपादन कर रहा हूँ और मेरे साथ में लेखक का जुड़ाव होता है, नए पुराने का होता है, मैं देखता हूँ। तो कुछ जगह तो मैंने ऐसे देखा है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा कि किस हम्म। पब्लिकेशन में ऐसा होता है, हम्म। कि वहां पे लेखक आते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको 50,000 देंगे, हम हम्म। आपको 20,000 देंगे, हमारी किताब छाप दो। हम्म। अब उस किताब में जान हो या नहीं हो, लेकिन कुछ पब्लिशर ऐसे हैं कि वो छापने के लिए एग्री हो जाते हैं, छापने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल किताब छाप के या फिर बिना छापे ही हम्म। अपना अमाउंट मिल रहा है। और जो लेखक हैं, नए लेखक हैं, उन्हें छपास करोगे एक तरह से, जो छपना बिल्कुल। चाहते हैं, हम्म। वो चाहे उन्हें पैसा दे के छपवाना पड़े, उन्हें रॉयल्टी बेशक नहीं मिले। हम्म। तो ये भी चीजें हैं।
अच्छा, लेखक चलता वही है, बिकता वही है जिसमें जान होती है। नहीं तो यूं तो कोई भी लेखक बन जाता है आज के टाइम में। कवि हैं, लेखक हैं। बिल्कुल। जैसे कुछ टाइम पहले बोलते थे कि मतलब इंजीनियर्स के लिए, चूंकि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, कि कहीं पे भी जैसे ग्रेटर नोएडा वाला एरिया है, कहीं भी पत्थर फेंकोगे तो आपको एक इंजीनियर मिल जाएगा, उसी तरीके से आज जी। कवियों का और लेखकों का है। लेखक मिले। बट वास्तविकता ये है कि थोड़ा कंटेंट में किस तरीके का आप कंटेंट, किस तरीके की कहानी, किस तरीके की कविताएं लेकर आ रहे हैं, अगर उस पे पहले पढ़ने पे फोकस करें फिर लिखने पे फोकस करें तो मुझे लगता है उस पे सुधार किया जा सकता है। आखिरी में सर, आपका क्या नया लोगों को पढ़ने को मिलेगा आगे आने वाले वक्त में? कविशाला के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, पढ़ने को तो, लिखने को तो मैंने काफी कुछ लिखा है, लेकिन वो लिख के स्टोर करने से तो कोई लाभ नहीं है। हाँ। पब्लिशर छापेंगे तब वो पाठकों के सामने तक पहुंचेगा। जी जी। वैसे अपने गौरव जी, जो प्रकाश बुक्स के चेयरपर्सन हैं, ये हाँ अपने उनके साथ में बड़ी सहयोगपूर्ण स्थिति है मेरी। और वे बड़ा सहयोग करते हैं, मेरे लेखन को भी सराहते हैं। और वहाँ पे किताबें मेरी अच्छी सेलेबल निकल रही हैं। तो मुझे हाँ लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी किताबें आएंगी। और मैं आशा करता हूँ कि नॉवेल भी आएंगे। हाँ कई मैंने तैयार किए हुए हैं और बातचीत चल रही है। हालांकि इन्होंने सबसे ज्यादा मुझे चांस दिए हैं, हाँ। गौरव जी ने। तो और इनसे पहले शिखा जी होती थी, हम्म। तो इनकी सिस्टर थी ये। लेकिन वे कनाडा से इन्हें हैंडल करती थी, हमारे पब्लिकेशन को, फिंगरप्रिंट को। हाँ तो उनके साथ में बड़े अच्छे संबंध रहे अभी भी। जो करंट में हमारे एग्जीक्यूटिव पब्लिशर हैं, इनसे भी बहुत अच्छे संबंध हैं और काम चल रहा है लगातार। कुछ किताबें मेरी एडिट भी आती है, एडिट में भी, एडिटिंग बुक्स में भी मेरा नाम आता है। जैसे चंद्रकांता वाली हमारी बुक है, तो हाँ इसमें जो है एडिटर के तौर पे नाम आते हैं मेरा। ये सारी किताबों में लोग नाम देते हैं। हाँ। ये MI राजस्वी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित करते हैं। हम्म। तो ये तो नाम भी दे रहे हैं, काम भी ठीक चल रहा है। आशा करता हूँ कि पाठकों को एडिट की हुई और लिखी हुई मेरी बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिलेंगी। जी 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 जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई। जो भी नए पाठकों के साथ साथ जो नए लेखक, जो लेखक बनने की प्रक्रिया में हैं, जिनको लेखक, जो लेखक बनना चाहते हैं, उनको कुछ चीजें समझने को मिलेंगी, किस तरीके से कब छपवाने का सही वक्त होता है। कंटेंट पे पहले फोकस करें, कविताओं पे फोकस करें, कहानियों पे फोकस करें। जब लगे कि जी। अच्छा कंटेंट, अच्छी कहानी बन गई है, उसके बाद ही प्रकाशन के लिए या पब्लिकेशन के लिए जाएं, और उसके बाद जी। ही लोगों तक, पाठकों तक किताब पहुंचाएं। अच्छी बातचीत हुई सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। जी, धन्यवाद।